फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं मॉक टेस्ट, है ना। मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट जो है दोस्तों आपको बिहार एसएससी सीजीएल, है ना, बीएसएससी सीजीएल और बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। इस वीडियो में दोस्तों टोटल 20 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्न जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आने पर दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, है ना। साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी यूट्यूब साथियों को मैं 500 सब्सक्राइबर पूरे होने पर धन्यवाद देता हूं, है ना। और आप लोग इसी तरह हमारा सहयोग करते रहें। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, है ना, कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ऑप्शन दिया गया है 8 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश। बी है 8 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 36 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। वहीं सी दिया गया है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर है 68 डिग्री 7 मिनट उत्तर से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होने वाला है वो है आपका ऑप्शन सी, है ना। भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। अगर देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए, देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये हो गया आपका देशांतरीय विस्तार। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत का कर्क रेखा जो है कितने डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है, तो 23.5 डिग्री दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है ना, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो उत्तरी बिंदु जो है लद्दाख में अवस्थित है और उसे इंदिरा कौल के नाम से हम लोग जानते हैं। वहीं दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट अर्थात ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। वहीं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु जो है बालांगू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती है और गुजरात राज्य में अवस्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में कहा जा रहा है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है आपका ए मोरक्को, बी नाइजीरिया, सी है बेनिन और डी है सोमालिया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना, अर्थात नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है, नाइजीरिया है, ठीक है। अब दोस्तों बात करें भारत की तो UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार UNFPA रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है भारत जो है विश्व का सबसे घनी आबादी वाला देश है, ठीक है। भारत विश्व का सबसे घना आबादी वाला देश है। वहीं दोस्तों अगर आपसे बात किया जाए कि यूरोप में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है ना, यूरोप महाद्वीप में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपको रूस। अगर आपसे बात किया जाए कि उत्तरी अमेरिका में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है, उत्तरी अमेरिका में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका में, है ना, दक्षिण अमेरिका में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है, तो क्या होगा दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है, तो वो है दोस्तों ब्राज़ील, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। आपका ऑप्शन दिया गया है ए नर्मदा, बी है दोस्तों कावेरी, सी है कृष्णा और डी है गोदावरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात नर्मदा। नर्मदा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है।
अब दोस्तों अब नर्मदा नदी के अगर उद्गम की बात किया जाए, है ना, उद्गम की बात किया जाए, नर्मदा नदी के उद्गम की बात की जाए, नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है ना, तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से होती है दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। ठीक है, नर्मदा नदी की उत्पत्ति जो है कहाँ से होती है, तो अमरकंटक से होती है। इसे जो है मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है, मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी दोस्तों कहाँ गिरती है, तो ये खंभात की खाड़ी में गिरती है ना, खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी दोस्तों और ताप्ती नदी, है ना, ये दोनों नदियाँ जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है और ये दोनों नदियाँ ही एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, है ना। अगर गोदावरी नदी की बात किया जाए दोस्तों, तो गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ना, और इसकी लंबाई जो है दोस्तों 1465 किलोमीटर है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है घाना की राजधानी कहाँ है, घाना देश की राजधानी क्या है। ऑप्शन दिया गया है, ए अलेप्पो, बी अकरा, सी है होम्स, डी है हमाह। तो इस प्रकार का जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, घाना की राजधानी है दोस्तों, है ना, अकरा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि घाना की मुद्रा क्या है ना, घाना की अगर मुद्रा की बात की जाए कि घाना की मुद्रा दोस्तों क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा, तो घाना की मुद्रा दोस्तों सीडी है। घाना की मुद्रा क्या है, सीडी है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोरक्को की राजधानी क्या है ना, मोरक्को की राजधानी क्या है, तो आपका उत्तर दोस्तों क्या होगा, है ना। नाइजीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों, नाइजीरिया की राजधानी क्या है मोरक्को की राजधानी क्या है, नाइजीरिया की राजधानी क्या है, सोमालिया की राजधानी क्या है, सोमालिया की राजधानी क्या है ना। इन तीनों का राजधानी बताया आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो मोरक्को की राजधानी दोस्तों रबात है, मोरक्को की राजधानी कहाँ है, रबात है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है, अबूजा है, नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है, अबूजा है। सोमालिया की राजधानी की बात किया जाए दोस्तों तो मोगादिशु है, सोमालिया की राजधानी कहाँ है, मोगादिशु, सोमालिया की राजधानी कहाँ है, मोगादिशु है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है। ऑप्शन है ए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, राजस्थान। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन से समझ सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि चाय का उत्पादन नहीं करता है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी अर्थात राजस्थान। अब देखते हैं चाय उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, है ना। तो प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र जो है दोस्तों वो ब्रह्मपुत्र एवं सुरमा घाटी में जो कि असम है ना, आपका एक असम हो जाएगा। वहीं अगर आप बात करें दोस्तों तो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में, है ना। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियाँ ये जो है दोस्तों चाय के लिए फेमस है। चाय जो है चाय की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है। चाय में दोस्तों थीन नामक पदार्थ पाया जाता है, चाय में क्या पाया जाता है, थीन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण से ताजगी महसूस होता है। चाय दोस्तों एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है ना। किस प्रकार का पौधा है, उष्ण एवं उपोष्ण, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। ठीक है, दोनों प्रकार का पौधा है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, ए बांदीपुर तमिलनाडु में है, बी मानस असम में है, सी रणथंभौर राजस्थान में है, डी है दोस्तों भीतरकनिका ये उड़ीसा में है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और दूसरे तरफ जो है संबंधित राज्य दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में है, तो ये दोस्तों सही है आपका। ठीक है, वही अगर रणथंभौर की बात करें तो ये राजस्थान में है।
मानस की बात करें तो ये असम में है, लेकिन अगर बांदीपुर की बात करें तो ये तमिलनाडु में नहीं है, बल्कि कहाँ है दोस्तों, तो कर्नाटक में है ना। बांदीपुर वन जीव अभयारण्य जो है कहाँ है, कर्नाटक में है। अब दोस्तों मैं कुछ आपसे बात कर लूँ। राष्ट्रीय वन जीव डेटाबेस केंद्र रिपोर्ट जुलाई 2025 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या, भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या, कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपको 107। कब तक है दोस्तों, तो जुलाई 2025 तक में, ठीक है। अब है दोस्तों, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है ना। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को जो है, सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको जो है अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने जो है क्या किया है, टाइगर रिजर्व, ये जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है ना, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सी राशि है। कौन सी राशि है कहने का मतलब है ये सदिश राशि है या अदिश राशि है ना, दोनों में से कौन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है एक अदिश राशि है। अब दोस्तों अगर आपको क्षेत्रफल की बात की जाए है ना, केवल क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल भी कैसी राशि है, क्षेत्रफल भी एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। अब दोस्तों आप देखेंगे, मैं आपसे कुछ अन्य बात करूं, जिससे भौतिक राशि की बात की जाए है ना। तो भौतिक राशि को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक है अदिश राशि और दूसरा है सदिश राशि, ठीक है। भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है, एक अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। अदिश राशि में परिमाण एवं मात्रक होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। दूसरा है दोस्तों सदिश राशि, इसमें परिमाण मात्रक के साथ साथ दिशा भी होता है, ठीक है। और अगर अदिश राशि की बात करें तो आपका दूरी हो जाएगा, चाल हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, विद्युत विभव हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। ये सब जो है आपकी अदिश राशियाँ हैं। वहीं सदिश राशि में बात करें तो आपका बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, बल युग्म हो गया, त्वरण हो गया, पृथ्वी क्षेत्र हो गया, कोणीय वेग हो गया। ये सभी जो है दोस्तों आपकी सदिश राशियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहां से वह चली थी तो क्या होगा। ऑप्शन ए है औसत वेग शून्य हो जाएगा, दूसरा है औसत चाल शून्य हो जाएगा, सी चली गई दूरी शून्य है, डी सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, औसत वेग शून्य हो जाएगा। जब एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहां से वह चली थी तो औसत वेग शून्य हो जाता है, ठीक है। जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो समय के साथ साथ उसकी स्थिति में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि जब भी कोई वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहां से वह चली थी तो उसका विस्थापन क्या होगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाए विस्थापन क्या होगा, है ना, तो दोस्तों विस्थापन भी क्या हो जाएगा, शून्य होगा, है ना। क्यों शून्य होगा, क्योंकि औसत वेग क्या हो गया है, शून्य हो गया है। तो औसत वेग बराबर होता है दोस्तों, फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समयावधि होता है ना। तो विस्थापन यह है कि शून्य हो जाएगा। वेग, अब त्वरण की बात की जाए तो त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, है ना। ए बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन तो v माइनस यू बटा टी, ठीक है। जहाँ v जो है अंतिम वेग है, u आपका क्या है, प्रारंभिक वेग है ना, और t आपका समय अंतराल है। तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है एचटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस जो है बराबर है किसके बराबर होता है। ऑप्शन दिया गया आपको 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन अणुओं के, ठीक है।
बी है दोस्तों 6.022 गुना 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणुओं के। सी है दोस्तों 16 ग्राम ऑक्सीजन के। डी है 6.022 गुना 10⁻21 ऑक्सीजन परमाणुओं के। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात सामान्य ताप पर 1 मोल ऑक्सीजन जो गैस जो है 6.022 गुना 10⁻23 ऑक्सीजन अणुओं के बराबर होता है ना। अगर इसे ग्राम में हम लोग व्यक्त करना चाहेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन के, है ना, 32 ग्राम ऑक्सीजन के अणुभार के बराबर होता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एसटीपी पर, क्या पूछा जाए, एसटीपी पर जो है 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है ना। इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल अर्थात पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन दिया गया है, ए सऊदी अरब, बी है दोस्तों यमन, सी है ईरान, डी है इराक। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात सऊदी अरब। अब दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन क्या कहलाता है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ओपेक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ओपेक के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब दोस्तों पेट्रोलियम किससे प्राप्त होता है, तो पेट्रोलियम जो है दोस्तों वो प्राप्त होता है अवसादी चट्टानों से। पेट्रोलियम जो है किससे प्राप्त होता है, तो पेट्रोलियम प्राप्त होता है आपको अवसादी चट्टानों से। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा संरक्षित भंडार कहाँ स्थित है ना, तो वो है दोस्तों वेनेजुएला के पास। किसके पास है, वेनेजुएला के पास है। ठीक है। सर्वप्रथम पेट्रोलियम जो है कहाँ से निकाला गया था, तो सर्वप्रथम पेट्रोलियम जो है दोस्तों आपको 1859 ईस्वी में यूएसए में निकाला गया था। कहाँ निकाला गया था, यूएसए में निकाला गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ए है ईसाई, बी है हिंदू, सिख और डी है दोस्तों जैन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात जैन, है ना। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जैन धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की गई है। अब दोस्तों आप लोग 2011 की जनगणना से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर, है ना, भारत की साक्षरता दर क्या है, भारत की साक्षरता दर क्या है। तो जो दोस्तों भारत की साक्षरता दर क्या है इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत की पुरुष साक्षरता दर क्या है ना, पुरुष साक्षरता दर क्या है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि महिला साक्षरता दर क्या है, महिला साक्षरता दर क्या है, महिला साक्षरता दर क्या है ना, इस सब को कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए ईसाई धर्म में साक्षरता दर कितनी है, ईसाई धर्म में साक्षरता दर कितना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या देंगे। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदू धर्म का साक्षरता दर क्या है, तो आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। अब दोस्तों भारत की साक्षरता दर की बात की जाए तो भारत का साक्षरता दर है दोस्तों 74.04%। भारत की साक्षरता दर कितना है, 74.04% है, लगभग 74% है। वहीं पुरुषों की साक्षरता दर की बात की जाए तो वो है दोस्तों 82.14%। ठीक है। वो अगर महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो 65.46% है। ठीक है ना।
भारत की साक्षरता दर कितना है दोस्तों? तो भारत की साक्षरता दर है 74.04%। पुरुष की साक्षरता दर पूछा जाए, भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो वो है दोस्तों 82.14%। महिला साक्षरता दर की बात किया जाए, है ना, तो महिला साक्षरता दर है दोस्तों आपको 65.46%। ठीक है। अगर हिंदू की साक्षरता दर पूछा जाए कि हिंदू का साक्षरता दर कितना है, तो दोस्तों हिंदू का जो साक्षरता दर है वो है आपको 63.6%, 63.60%। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए, है ना, कि ईसाई धर्म की साक्षरता दर क्या है, ईसाई की साक्षरता दर कितना है, तो ईसाई की साक्षरता दर है दोस्तों 74.34%, 74.34%। ठीक है। वहीं दोस्तों अगर जैन की साक्षरता दर पूछा जाए जो कि सर्वाधिक है ना, तो वो है दोस्तों 86.73%, 86.73%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही ढंग से सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है ना। क्या हमें चुनना है? गलत चुनना है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ऑप्शन दिया गया है ए उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी किनारे है, बी है लखनऊ जो कि गोमती नदी किनारे है, सी है सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, और डी है जबलपुर झेलम नदी के किनारे है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डी ऑप्शन जो है गलत है। क्यों? क्योंकि जबल जो है झेलम नदी के किनारे नहीं स्थित है ना, बल्कि किसी है नर्मदा नदी का तट पर स्थित है। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के तट पर है। और झेलम नदी की बात की जाए तो ये कश्मीर की जो है, जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है। और झेलम नदी को वैदिक काल में यानी प्राचीन काल में जो है वितस्ता के नाम से जाना जाता था। ठीक है। चलिए अब दोस्तों उज्जैन देखेंगे, तो उज्जैन जो है कहाँ अवस्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है, ये ठीक है। मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है क्षिप्रा नदी। वहीं दोस्तों अगर बात करें लखनऊ, तो लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर अवस्थित है, और सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर अवस्थित है। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। ठीक है। ताप्ती नदी जो है दोस्तों कहाँ बहती है? भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है ना। भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से, दूसरा है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची से, तीसरा है दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन से, और डी है दोस्तों राज्यसभा में सीटों का बंटवारा से। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको क्या, जितने भी उच्च पदाधिकारी गण हैं उनके वेतन से संबंधित है। अर्थात इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी। किससे संबंधित है? तो वेतन से संबंधित है ना, बड़े बड़े पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। ठीक है। अगर दोस्तों ये प्रथम अनुसूची की बात पूछा जाए, है ना, कि हमारे संविधान में ये जो प्रथम अनुसूची है उसमें किसका वर्णन किया गया है, तो प्रथम अनुसूची में दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का वर्णन है। ठीक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जो है भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची से संबंधित है। अगर दोस्तों वहीं राज्यसभा में सीटों का बंटवारा की बात किया जाए, है ना, तो ये चौथी अनुसूची से संबंधित है। किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची से संबंधित है? चौथी अनुसूची में से संबंधित है। ठीक। अब दोस्तों बच गया आपको शपथ और प्रतिज्ञान। तो शपथ और जो प्रतिज्ञान है ना, शपथ में और प्रतिज्ञान एक किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये तीसरी अनुसूची से संबंधित है। ठीक है। और आपका ये तो हो गया पहला अनुसूची, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जो है अनुसूची 1 में वर्णित है। ठीक है। क्लियर हो गया। अनुसूची 1 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, अनुसूची 2 में आपको जितने उच्च पदाधिकारी हो गए, जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हो गए, इनके वेतन का जिक्र किया गया है अनुसूची 2 में। तीसरी अनुसूची में क्या है? प्रतिज्ञान है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। अब दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए, है ना, कभी कभी पूछा जाता है कि मूल संविधान में, जब भारतीय संविधान बना था तो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो दोस्तों उसमें कुल 8 अनुसूचियाँ थी, है ना। लेकिन अगर पूछा जाए कि वर्तमान में संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना है, तो वर्तमान में दोस्तों टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं?
12 अनुसूचियां हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 खाली स्थान से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है किससे संबंधित है ना? तो आपको ऑप्शन दिया गया है पदवियों का उन्मूलन से, 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण से, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से, और डी है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन से। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण से। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, है ना, या इसी में और देख सकते हैं, है ना। ये जो है किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपको हो गया अनुच्छेद 20। अब दोस्तों, अब आप लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार की अगर बात किया जाए तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य वर्णित है ना। अनुच्छेद 21 में क्या है? अगर आप अनुच्छेद 21 में बात करेंगे तो अनुच्छेद 21 में किसका वर्णन किया गया है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है ना। उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामलों में अनुच्छेद 21 का व्यापक विस्तार किया है। निजता का अधिकार कभी कभी पूछता है कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वो भी होगा आपका अनुच्छेद 21, है ना। और अनुच्छेद 22 की अगर बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? अनुच्छेद 22 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण का प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 22 में है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? ऑप्शन है 101वें संशोधन विधेयक 2014 के द्वारा, बी है 115वें संशोधन विधेयक 2014 के द्वारा, सी है 120वें संशोधन विधेयक 2014 के द्वारा, और डी है 122वें संशोधन विधेयक 2014 के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? है ना, प्रश्न क्या है? संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की गई। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, है ना, 122वें संशोधन विधेयक 2014 के द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों अगर 101वें संविधान संशोधन विधेयक की बात की जाए तो इसके द्वारा क्या किया गया था? तो इसके द्वारा जो है हमारे देश में जीएसटी लाया गया है ना। ये 101वां जो संशोधन विधेयक 2014 है वो जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया था? तो जीएसटी सर्वप्रथम दोस्तों फ्रांस में लागू किया गया था। ठीक है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए दोस्तों कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, तो ये लागू किया गया था दोस्तों 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। 1 जुलाई 2017 ईस्वी को भारत का प्रथम राज्य असम है जो जीएसटी कानून को अनुमोदित किया गया, और जीएसटी को अनुमोदित करने वाला अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर था जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न, इसमें कह रहा है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यानी केवल भारतीयों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है, और गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, है ना। तो वैसे कौन कौन से अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन दिया गया है ए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है दोस्तों कानून के समक्ष समता, तीसरा है अल्पसंख्यकों का अधिकार, चौथा है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, है ना। कौन सा सही है? आपका ऑप्शन 1 में दिया गया है 1 और 2 दोनों, बी में 1 और 4, सी में 2 और 4, डी में 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपको 1 और 3, है ना। क्या हो जाएगा? 1 और 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रावधान किया गया है। तो यहाँ जो हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों अल्पसंख्यकों का अधिकार। ये तीनों जो है ये दोनों जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका 1 और 3, है ना। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो भारतीय संविधान के भाग 3 है
उसमें मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। और मूल अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। आप लोग यहाँ देखेंगे ध्यानपूर्वक, है ना। मूल अधिकार का वर्णन कहाँ किया गया है? मूल अधिकार का वर्णन किया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक और भाग 3 में, है ना। मूल अधिकार का वर्णन कहाँ किया गया है? मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। अब संविधान का अनुच्छेद जो है आप ध्यान से देखेंगे कि 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 19 के बाद आपको 29 हो जाएगा और 29 के बाद हो जाएगा 30। इन 5 अनुच्छेदों को दोस्तों आप लोग ध्यान में रखेंगे। 15, 16, 19, 29, 30। इसमें वर्णित मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है ना। अनुच्छेद 19(1) में बोलने, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, भाषण देने की स्वतंत्रता, कुछ बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा है दोस्तों अगर अनुच्छेद 29 की बात करें तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, ठीक है। ये जो अनुच्छेद है दोस्तों, ये जो अनुच्छेद है वो केवल भारतीयों को प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, है ना। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 17 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? आपको अनुच्छेद दिया गया है 243H, 243E, 243F और अनुच्छेद 243G। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? डी, अर्थात अनुच्छेद 243G। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को, है ना, अगर 73वें संविधान संशोधन की बात किया जाए, 73वें संविधान संशोधन की अगर बात किया जाए दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन जो कि बात किया जाए, है ना, तो इसके द्वारा जो है क्या किया गया? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। और इस अनुसूची में 29 विषय शामिल है। इस अनुसूची में कितना विषय शामिल है? 29 विषय शामिल है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल है। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, है ना, बाजार, सड़क और पीने का पानी जैसे जरूरी विषय शामिल है। अगर अनुच्छेद 243E की बात किया जाए, अनुच्छेद 243E की बात किया जाए दोस्तों, तो इसके तहत जो है निकाय के विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर निर्वाचन करवाना अनिवार्य है। वहीं दोस्तों अगर अनुच्छेद 243D की बात किया जाए, है ना, तो डी में क्या है? सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 243D में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है ना। हमें क्या पहचानना है? गलत कथन पहचानना है। आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को स्थगन कर सकती है, ठीक है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को स्थगन कर सकता है। तो दोस्तों विधान परिषद को स्थगन नहीं किया जाता है ना। तो ये आपको क्या हो गया? ये तो ऐसे ही लग रहा है कि गलत कर, ये तो गलत है। नहीं, एक मिनट। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, स्थगन कर सकता है। दूसरा है दोस्तों राज्यपाल राज्य की विधानसभा को स्थगन कर सकता है। तीसरा राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। हाँ, ये देखिए राज्यपाल जो है राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये गलत, ये जो है दोस्तों आपको क्या है? गलत है। चौथा है राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, ये भी सही है। आपको ऑप्शन क्या है? सी जो है गलत है, विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों राज्यपाल जो है ना विधानसभा को भंग कर सकता है, ये तो सही है, लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता है ना। अगर आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 169 है ना, अनुच्छेद 169 को आप देखेंगे तो इसके अनुसार जो है संसद विधान परिषद का सृजन
या उत्पादन कर सकता है? कौन कर सकता है? विधान परिषद का सृजन या उत्पादन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। इसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। अगर अनुच्छेद आप 171 देखेंगे, है ना, अगर आप अनुच्छेद 171 देखेंगे तो इसके अंतर्गत जो है विधान परिषद की संरचना की व्याख्या की गई है। ठीक है। वही दोस्तों विधान परिषद में सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि वर्तमान में विधान परिषद जो है कितने राज्यों में लागू है, तो आपका आंसर होगा 6 राज्यों में। क्या आप उन 6 राज्यों के नाम बता सकते हैं? आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश। वहीं अगर आप बात करें दोस्तों तो हो जाएगा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन 6 राज्यों में दोस्तों, है ना, विधान परिषद का गठन हो चुका है ना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। विधान परिषद कुल 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों सिंधु घाटी को सोनार घाट से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? ए है हुमायूं, बी है शाहजहां, सी है अकबर, डी है शेर शाह सूरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आप लोग उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना। उत्तर जो है दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आना चाहिए आप लोग का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात शेर शाह सूरी, है ना। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली जो शाही सड़क है उसका निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। अब दोस्तों अगर ग्रैंड ट्रंक रोड की बात की जाए, ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना, तो इसका निर्माण भी किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। ठीक है। निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। अगर दोस्तों कहा जाए कि मरम्मत किसने करवाया था, है ना, मरम्मत किसने करवाया था, तो है दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड। मरम्मत किसने करवाया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है ए यांगून, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी राजगीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात पाटलिपुत्र। वहीं राजगीर देखेंगे तो राजगीर में आपको प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, किसके काल में? तो अजातशत्रु के काल में। अब दूसरे का बात करेंगे तो यहाँ पे वैशाली में दूसरी जो है बौद्ध संगीत परिषद का आयोजन किया गया था, है ना, और किसके काल में हुआ था? तो काला शोक के काल में, काला शोक के। पाटलिपुत्र की बात करें दोस्तों तो यहाँ तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, और किसके काल में किया था? अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में किया गया था? अशोक के काल में। अगर चौथी बौद्ध संगीति की बात किया जाए दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीति की बात किया जाए तो कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था इसका आयोजन, है ना, और किसके काल में हुआ था समय में? तो वो हुआ था आपको कनिष्क के समय में। ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना राय दें आपको वीडियो कैसा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। चलिए वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।